Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is Shreyas Badiye with Indian Polity series. As we have started the topic constitutional bodies in our previous video lecture in which we have discussed election commission. So now it's time to study another constitutional body, that is Union Public Service Commission, that is UPSC, under Article 315 to Article 323. The greatest personal fulfillment comes when we contribute to improving the welfare of others. Beautifully said. If you have any doubt, you can ask me on Instagram. This is my Instagram ID. This is my Facebook page. This is my Telegram channel and this is my YouTube channel. मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज का जो टॉपिक रहने वाला है दैट इज यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप सब जानते हैं क्योंकि आप सब लोग कहीं ना कहीं इसी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। इसमें आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक के आर्टिकल्स हमें आज स्टडी करना है। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि मेंस का क्वेश्चन किस तरह का हो सकता है। एक सिंपल क्वेश्चन मैंने आपके लिए लाया है जो आप इस वीडियो के एंड में सॉल्व कर सकोगे, और क्वेश्चन है डिस्कस द कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन in not more than 250 words. आज के इस लेक्चर में हमें क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम कंपोजिशन यहाँ कवर करेंगे। कंपोजिशन आपको पता है कि कितने मेंबर्स होते हैं, क्या होता है, ये सब यहाँ पे कवर किया जाएगा। उसके बाद रिमूवल, मेंबर जो है उनका रिमूवल किस तरह से किया जा सकता है। इंडिपेंडेंस कैसा है, ये जो बॉडी है ये इंडिपेंडेंट कहते हैं हम यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एक इंडिपेंडेंट कमीशन है। इंडिपेंडेंट क्यों है, इसीलिए है क्योंकि वो किसी मिनिस्ट्री के अंडर नहीं आती है, उसको पूरा इंडिपेंडेंस है कि वो कैंडिडेट्स जो होते हैं उन्हें रिकमेंड कर सके। तो ये सब चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं। वही सब चीजें हम फंक्शंस में भी पढ़ेंगे, उनका कामकाज क्या होता है, फंक्शन क्या होते हैं, उसके साथ साथ उनके लिमिटेशन क्या होते हैं, यानी उनका लिमिट क्या है, उनकी मर्यादा क्या है कि जो वो पार नहीं कर सकते, वो किस किस चीज़ों से, उनके ऊपर किस चीज़ों के लिमिटेशन है, ये भी हम स्टडी करेंगे। और आखिरी में हम स्टडी करेंगे आर्टिकल्स रिलेटेड टू यूपीएससी। यूपीएससी से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं हमने देखा कि 315 से लेके 323 तक के आर्टिकल्स है, और 324 जो है वो इलेक्शन कमीशन से जो हम प्रीवियस वीडियो में स्टडी कर चुके हैं। ये यहाँ से लेके इतने आर्टिकल्स में क्या क्या लिखा है ये हम एक बार देख लेंगे एंड में। ये सब चीज़ें हम स्टार्ट करने वाले। तो आइए फर्स्ट टॉपिक जो है उससे स्टार्ट करेंगे। और ये मैं आपको बता दूं कि इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट बता देता हूँ। आपके एम लक्ष्मीकांत जो बुक है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो आपकी बुक्स जो है वो आपके पास है और वो ओपन है। जो चीज़ें मैं हाईलाइट करते चलूंगा वो अपने बुक में आप भी हाईलाइट करते हुए चलेंगे, यही मुझे आपसे उम्मीदें हैं। देखिए आपके बुक में जैसे कि है यूपीएससी, ये 43rd चैप्टर दिया हुआ है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो आपको ये सबसे पहले बता दूं कि ये एक सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। तो किसके अंडर है, सेंट्रल के पास है ये, तो किसी के अंडर तो नहीं आती है, इसलिए इसे इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहा जाता है। किसी भी मिनिस्ट्री या किसी के भी अंडर ये नहीं काम करती है, इसलिए ये इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्यों है, क्योंकि इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स दिए गए हैं, जैसे कि आपको बताया 315 से लेकर 323 तक के आर्टिकल्स इसमें दिए। और ये आता है पार्ट 14 में। पार्ट 14 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो होता है जिसमें आर्टिकल जिसमें यूपीएससी आता है। आर्टिकल्स जो है 315 से 323 ये भी पार्ट 14 में आते हैं। ये सब चीज़ें आपको पता है। ये जितने भी आर्टिकल्स है इसमें क्या क्या दिया है, इसमें कंपोजिशन दिया है, अपॉइंटमेंट दिया है किस तरह से होता है, उसके साथ साथ रिमूवल दिया है, रिमूवल किस तरह से किया जाता है, उसके साथ साथ इंडिपेंडेंस कैसा है, पावर्स क्या है यूपीएससी की, और फंक्शंस क्या है, ये सब चीज़ें दिए हुए। और यही सब चीज़ें हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं पूरे हमारे आज के लेक्चर में। आइए स्टार्ट करते हैं पहला जो है कंपोजिशन उस टॉपिक से। जब हम कंपोजिशन की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि यूपीएससी जो है ये एक कमीशन है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है। ऐसा कमीशन है जो कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा हुआ है, जिसके बारे में तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक इम्पॉर्टेंट कमीशन पता चलता है। उसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि इसके कंपोजिशन की अगर बात करें तो उसमें एक चेयरमैन होते हैं और बाकी मेंबर्स होते हैं। ओके, चेयरमैन के साथ अदर मेंबर्स होते हैं, और सबका अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। अच्छे से याद रखिएगा, सबका अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि जो भी स्ट्रेंथ रहेगी इस यूपीएससी की, इस कमीशन की, वो कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी है। कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी गई है स्ट्रेंथ क्या रहेगी, तो फिर ये पता कैसे चलता है कि स्ट्रेंथ कितनी रहेगी। तो जो ये डिसाइड करने का जो पावर है ये प्रेसिडेंट को दिया हुआ है कि स्ट्रेंथ कितनी रहेगी इस कमीशन की और कितनी नहीं। उसके साथ साथ
उनका यानी पूरा कंपोज़िशन जो है वो किसके हाथ में है, तो ये प्रेसिडेंट के ही हाथ में है, ये आप समझ लीजिए। उसके बाद मैं आपको ये बता दूँ कि यूजुअली ये जो कमीशन होती है, इस कमीशन में 9 से 11 मेंबर्स होते हैं, चेयरमैन को इंक्लूड करके, यानी 9 से 11 मेंबर्स रहेंगे अलोंग विथ चेयरमैन, इतने मेंबर्स रखते हैं प्रेसिडेंट नॉर्मली। उसके साथ-साथ नो क्वालिफिकेशन आर प्रिस्क्राइब फॉर कमीशंस मेंबरशिप, है ना? तो यहाँ पे ये भी नहीं दिया है कि क्वालिफिकेशन क्या रहेगा यहाँ के मेंबर्स का, ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ है। सो ये सब चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में छोड़ दी गई है। तो कभी-कभी क्वेश्चन आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्वालिफिकेशन दिए हैं क्या यूपीएससी के मेंबर्स के? तो नहीं, यहाँ पे नहीं दिए हुए। उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूँ कि एक चीज़ यहाँ पे ये लिखी गई है, क्वालिफिकेशन तो दिए नहीं है सभी के, बट एक चीज़ लिखी हुई है कि 1/2 जो मेंबर्स होंगे, यानी जितने भी रहेंगे आपके, फॉर एग्ज़ाम्पल 4 है या 9 है या 10 है, तो जितने भी है, 10 में से जो 5 है, जितने भी हाफ मेंबर जितने भी मेंबर्स है, उसके आधे जो मेंबर्स है, वो उनके लिए क्वालिफिकेशन ये रहेगा कि वो लोग रहेंगे हु हैव हेल्ड ऑफिस फॉर एटलीस्ट टू 10 ईयर्स, याद रखिएगा, जिन्होंने 10 साल तक और अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर एनी गवर्नमेंट ऑफ स्टेट जिन्होंने ऑफिस को हेल्ड किया है, कोई भी ऑफिस रहे, कोई भी पोस्ट रहे, ऐसे लोग होने चाहिए आधे मेंबर्स यूपीएससी के जो कहीं ना कहीं किसी गवर्नमेंट ऑफिस में थे एटलीस्ट 10 साल तक, 10 से ज्यादा भी हो सकते बट एटलीस्ट 10 साल तक थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के अंडर। तो ये एक छोटा सा कंपोजिशन क्वालिफिकेशन हमको पता चलता है जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी दिया हुआ है कि जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट, उनके पास ये पावर रहेगी टू डिटरमाइन द कंडीशंस ऑफ सर्विस, है ना? तो सर्विस की कंडीशंस क्या होगी, किन कंडीशन पे वो सर्विस में रहेंगे, तो ये सब जो कंडीशंस है ये पूरी दी रहेगी किसके पास, तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर्स है। किसकी? तो जितने भी मेंबर्स है, जो चेयरमैन है या अदर मेंबर्स है, सभी के बारे में जो कंडीशन रहेंगी उनके सर्विस की, वो पूरी किसके पास रहेगी पावर, कंडीशन डिसाइड करने की, तो प्रेसिडेंट के पास। ये एक चीज आपको याद रखनी है। अब हम इनका टर्म देख लेते हैं जो मेंबर्स हैं उनका। तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि जो चेयरमैन और जो मेंबर्स होते हैं कमीशन के, वो 6 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं उस पोस्ट पे, या फिर अंटिल दे अटेंड द एज ऑफ 65 ईयर्स, व्हिच एवर इज अर्लियर, यानी वो पहले अगर 65 ईयर्स के हो गए 6 साल पूरे करने के पहले, तो भी वो रिटायर हो जाएंगे, या फिर वो 6 साल पूरे कर लेते हैं 65 के नहीं हुए तो भी वो रिटायर हो जाएंगे। 6 साल या फिर 65 ईयर्स, ये उनका एज होता है एक तरह से देखा गया तो। और मैं आपको ये भी बता दूं कि वो इस बीच में कभी भी अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं। तो इनका जो रेजिग्नेशन होगा, वो रेजिग्नेशन किसको देंगे, तो रेजिग्नेशन ये प्रेसिडेंट को दिया जाएगा। उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं कि उनको रिमूव भी किया जा सकता है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ देयर टर्म। और रिमूव कौन कर सकता था? रिमूव प्रेसिडेंट कर सकते हैं, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में जिस मैनर में लिखा है उस मैनर में उनको रिमूव भी किया जा सकता है बाय प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट इस टर्म के पहले भी उन्हें निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि कभी कभी प्रेसिडेंट को कोई एक्टिंग चेयरमैन भी अपॉइंट करना पड़ता है। तो एक्टिंग चेयरमैन जो होते हैं यूपीएससी के लिए, वो भी अपॉइंट किए जाते हैं बाय प्रेसिडेंट। कब? तो सबसे पहले जो चेयरमैन है उनका जब ऑफिस जो है वो वैकेंट हो गया, फॉर एग्जांपल उन्होंने कभी रिजाइन कर दिया या फिर उनको रिमूव कर दिया गया, तो ऐसे वक्त प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं एक एक्टिंग चेयरमैन को, जो तब तक काम करता है जब तक नए चेयरमैन अपॉइंट नहीं किए जाते परमानेंट वाले। सो व्हेन द चेयरमैन इज अनेबल, या फिर जो चेयरमैन है वो परफॉर्म नहीं कर रहे अपने फंक्शन किसी कारणवश, या फिर अब्सेंट है, तो ऐसे वक्त एक्टिंग चेयरमैन को यहाँ पे अपॉइंट करना पड़ता है। और ये अपॉइंटमेंट का काम भी किसके पास दिया है? प्रेसिडेंट का। कब तक करते हैं? तो जब तक जो चेयरमैन है, नए चेयरमैन ये अपॉइंट नहीं किए जाते, तब तक ये काम वो उन्हें करना पड़ता है। अब हम देखते हैं रिमूवल। तो रिमूवल, इनको रिमूव कैसे किया जाता है? तो जो प्रेसिडेंट है वो रिमूव कर सकते हैं चेयरमैन को और किसी भी मेंबर को फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस में, जो यहाँ पे सर्कमस्टांसेस दिए उसमें। तो सबसे पहले वो इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट का मीनिंग है कि वो बैंकरप्ट हो चुका है, एक तरह से आपको पता है बैंकरप्ट का मीनिंग क्या होता है। तो ऐसे इंसान को हम यहाँ पे चेयरमैन नहीं रख सकते। अगर ऐसे इंसान को रखा जो बैंकरप्ट हो चुका है, तो वो तो करप्शन करके पूरे पैसे अपने बैंक अकाउंट भर देगा फिर से। तो ऐसे लोगों को यहाँ पे रिमूव किया जा सकता है। दूसरी बात ये है कि वो जब वो अपना जब टर्म ऑफ ऑफिस में था, जब वो यूपीएससी का चेयरमैन या फिर मेंबर था, उस टाइम पे वो बाहर भी कोई पेड एम्प्लॉयमेंट में इन्वॉल्व था, यानी कहीं बाहर भी वो कोई जॉब कर रहा था और वहां से भी उसको पैसे मिल रहे थे। ये सब जो चीजें हैं, ये चीजें वो नहीं कर सकता, तो उसको यहाँ पे रिमूव किया जा सकता है। ओके, सो वो पेड एम्प्लॉयमेंट में नहीं होना चाहिए उसके ऑफिस को छोड़ के किसी भी। ये एक और चीज है। तीसरा सर्कमस्टांस ये है कि इफ ही इज इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट, है ना, तो प्रेसिडेंट को ऐसा लग रहा है कि वो अनफिट है, वो अभी अपना जो काम है वो नहीं कर सकता है, हो सकता है वो बॉडी जो है वो थोड़ा सा डिसेबिलिटी हो गई है जिसके कारण वो अपना काम पूरा नहीं कर रहा है, या फिर माइंड जो है वो थोड़ा सा अभी उसका अनसाउंड हो चुका है, तो ये सब चीजों के कारण वो काम नहीं कर पा रहा है, ऐसा अगर प्रेसिडेंट को लगता है तो प्रेसिडेंट इस टाइम पे भी उसको रिमूव कर सकते हैं। तो ये तीन सर्कमस्टांसेस
प्रोसेस में प्रेसिडेंट जो है वो रिमूव कर सकते हैं प्रेसिडेंट चेयरमैन को या फिर अदर मेंबर्स को यूपीएससी के। अब एक और ग्राउंड दिया हुआ है, उनको रिमूव कर सकते हैं इन एडिशन टू दिस। हमने जो सर्कमस्टांसेस देखे उसके अलावा भी प्रेसिडेंट जो है वो रिमूव कर सकते हैं एक और ग्राउंड पे, और वो है फॉर मिसबिहेवियर। मिसबिहेवियर क्या होता है ये हम अभी देखने वाले हैं। तो उसके पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर वो मिसबिहेवियर के चलते अगर रिमूव करना चाहते हैं प्रेसिडेंट, तो उनको ये जो मैटर है सुप्रीम कोर्ट को इंक्वायरी के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास भेजना पड़ता है। फिर जो सुप्रीम कोर्ट है वो इंक्वायरी करता है। आफ्टर द इंक्वायरी अगर ये समझता है कि वो जो है कि उसका रिमूवल हो सकता है, और एडवाइस करते हैं सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को कि अब इनका रिमूवल किया जा सकता है। ओके, तो मिसबिहेवियर के अगर केस रही तो किसके पास भेजना पड़ेगा? सुप्रीम कोर्ट के पास, और सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करेगा और बताएगा कि रिमूवल होना चाहिए या नहीं। तो प्रेसिडेंट, ये जो एडवाइस आएगी सुप्रीम कोर्ट की उसके बाद प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं। बट ये चीज आपको बता दूं, ये अच्छे से याद रखिएगा, इस पे क्वेश्चन आता है। अंडर दिस प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द एडवाइस टेंडर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट, है ना, जो सुप्रीम कोर्ट, इसके ऊपर क्वेश्चन आ भी चुका है, अच्छे से याद रखिएगा। जो सुप्रीम कोर्ट एडवाइस कर रहा है प्रेसिडेंट को कि भाई साहब आप इनको रिमूव कीजिए, इन दिस रिगार्ड इज बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट। तो ये बाइंडिंग होगी प्रेसिडेंट के ऊपर, प्रेसिडेंट को वो मान्य करनी ही पड़ेगी। ये चीज अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे एक चीज है कि मिसबिहेवियर का अगर मैटर है तो ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा, और सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है वो फिर प्रेसिडेंट को करना पड़ता है। और आपको ये भी बता दूं, जब ये इंक्वायरी चलती रहती है भाई सुप्रीम कोर्ट, जब सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करता रहता है, तब प्रेसिडेंट जो है वो सस्पेंड कर सकते हैं चेयरमैन को, है ना। चेयरमैन या बाकी मेंबर जो है यूपीएससी के, उनको सस्पेंड किया जा सकता है बाय प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के पास ये एक पावर है कि वो सस्पेंड कर सकते हैं, क्योंकि इंक्वायरी चल रही है। नॉर्मली किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऊपर जब इंक्वायरी चलती है तो उसे सस्पेंड किया जाता है कुछ टाइम के लिए। उसके बाद अगर वो क्लीन हो जाता है उस इंक्वायरी में, तो फिर उसे वापस से ज्वाइन करने का मौका दिया जाता है, या फिर उसको रिमूव भी किया जा सकता है। ये सब चीजें यहाँ पे चलती है यूपीएससी के चेयरमैन और बाकी मेंबर्स के चलते। अब हमने एक जो वर्ड पढ़ा था जिसका नाम था मिसबिहेवियर, तो देख लेते हैं मिसबिहेवियर क्या है। मिसबिहेवियर यानी अगर कोई मेंबर गवर्नमेंट के किसी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट जो गवर्नमेंट बना रहा है उसमें इंटरेस्टेड है, उसी के चलते वो अपने लालच में आके वो ज्वाइन कर रहा है ये ऐसे कमीशंस को, तो वो मिसबिहेवियर माना जाएगा। तो ये सब चीजें नहीं, उसको जो काम दिया है वही उसको करना है। दूसरा ये है कि पार्टिसिपेट इन एनी वे इन द प्रॉफिट ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट और ऑर्गेन एग्रीमेंट, है ना, या फिर किसी के थ्रू वहां से जो प्रॉफिट आ रहा है वो खुद अर्न कर रहा है, या फिर वहां से कुछ बेनिफिट लेने का सोच रहा है ना। तो ये सब चीजें नहीं चलेगी यहाँ पे। तो ये सब चीजों के चलते उसको मिसबिहेवियर में वो मिसबिहेवियर में आ जाएगा। तो हमने देखा कि मिसबिहेवियर में किस तरह से रिमूवल होता है। सो ये सब चीजों के चलते ये हो सकता है मिसबिहेवियर ग्राउंड। सो आपको यहाँ पे दो मिसबिहेवियर की चीजें पता चल चुकी है। तो मिसबिहेवियर कैसा प्रूव होता है, ये कोर्ट पूरी इंक्वायरी करता है कि ऐसा सच में हुआ था क्या, और अगर कोर्ट को ये समझ जाता है कि ऐसा सच में हुआ था, तो फिर प्रेसिडेंट को उन्हें रिमूव करना पड़ता ही है, मेंबर्स हो या चेयरमैन हो। अब हम देखते हैं इंडिपेंडेंस। देखिए, इंडिपेंडेंस यूपीएससी को रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन चलाने वाले हैं वो लोगों का रिकमेंड करती है। एक फंक्शन है यूपीएससी का जो तो उनका नाम रिकमेंड करना, ये सब चीजें उनके पास होती है। तो इंडिपेंडेंस होना चाहिए ताकि कुछ गड़बड़ ना हो रिक्रूटमेंट और ये सब प्रोसेस में। आपको पता ही है ये बात कि इंडिपेंडेंस कितना महत्व का है यहाँ पे। आगे हम फंक्शन में देखने वाले क्या क्या काम करते हैं, बट इंडिपेंडेंस कैसे मिला है ये देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल है यूपीएससी जो भी काम करती है, ये कैसे पता चलता है। तो सबसे पहले ये कौन सी चीजें जो उन्हें ये इंडिपेंडेंस या फिर ये चीजें प्रोवाइड कर रही है उन्हें इम्पार्शियल रहना। तो सबसे पहले जो चेयरमैन और जो मेंबर्स है यूपीएससी के, उनको रिमूव किया जा सकता है बाय द प्रेसिडेंट ओनली, है ना। तो प्रेसिडेंट सिर्फ उन्हें तभी रिमूव कर सकते हैं जिस मैनर में दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे कि आपने अभी पीछे देखा है कि रिमूवल किस तरह से हो सकता है। तो उनका जो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है वो तो उन्हें पूरा मिला है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, क्योंकि जितना टाइम के लिए उन्हें अपॉइंट किया गया उतने टाइम के लिए तो वो रहेंगे ही, जब तक वो जो चीजें हमने रिमूवल में देखी वो नहीं हो जाती। तो यहाँ पे उनको एक इंडिपेंडेंस है, तो वो कोई भी डिसीजन लेने के पहले किसी से डरेंगे नहीं, क्योंकि उनको पता है कि इतने इजीली उन्हें निकाला नहीं जा सकता। दूसरा ये है कि जो कंडीशन ऑफ सर्विस है चेयरमैन या फिर मेंबर की, वो भले ही जो हमारे प्रेसिडेंट है उनके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है, उनके द्वारा बताया जाता है कि कंडीशन क्या है सर्विस की, बट कैन नॉट बी वैलिड टू हिज डिसएडवांटेज आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट। तो इसका मीनिंग तो आपको पता है कि मैंने ऑलरेडी आपको इलेक्शन कमीशन में बताया था। डिसएडवांटेज आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट यानी उसकी बात यह है कि जो भी चीजें आपको पहले दी गई थी
वो अभी कम नहीं की जा सकती। फॉर एग्जांपल आपको कहा था कि ये कंडीशन है, सिर्फ़ इतनी है 4 कंडीशन, उसके बाद और 2 कंडीशन आप पे लगा दी, तो ऐसी सब चीज़ें नहीं हो सकती या फिर जो भी चीज़ें वो कम नहीं करा सकते एक बार आपका अपॉइंटमेंट होने के बाद आपका टेन्योर खत्म होने तक। तो उनको डर नहीं है कि उनको उनके ऊपर किसी चीज़ का प्रेशर है या कोई आपको कुछ डरा सकता है, तो ये बिल्कुल डर नहीं है। उसके बाद ये देखेंगे कि जितना भी एक्सपेंस है, जितना भी खर्चा आ रहा है, जैसे उनकी सैलरी हो गई, अलाउंस हो गए, उनकी पेंशन हो गई चेयरमैन की या फिर मेंबर की, ये पूरी चार्ज होती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे। और आपको पता है जो चीजें चार्ज होती है ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, उसमें वोट करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली वो पैसा कटते जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, और इनको इनकी सैलरी अलाउंसेस पेंशन और ये सब मिलते जाता है। तो इनको डर ही नहीं है कि कोई मिनिस्टर इनको ये नहीं बोल सकता कि भाई साहब अगर तूने मेरा काम नहीं किया तो मैं तेरा पेंशन काट दूंगा या फिर मैं तेरी सैलरी नहीं दूंगा या ये अलाउंसेस नहीं दूंगा, क्योंकि ये सब कुछ तो उन्हें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज हो चुका है। तो ये चीज का उनको डर नहीं है, तो वोट भी नहीं होगा यहाँ पे पार्लियामेंट का। ये भी चीजें आपको अभी पता चल चुकी है। उसके बाद आपको याद रखना है कि जो चेयरमैन होते हैं यूपीएससी के इज नॉट एलिजिबल, अच्छे से याद रखिएगा, फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट। सो जिनको ऑफिस होल्ड करने से रोका गया है यूपीएससी के चेयरमैन को, वो आगे किसी भी एम्प्लॉयमेंट में नहीं जा सकते। ये याद रखना है आपको, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर हो या स्टेट के अंडर हो। ओके, सो यही है कि उन्हें ये काम करने से रोक दिया गया है बीच में, उनके टर्म खत्म होने के पहले, ऐसा भी आप कह सकते हैं। तो उनको यहाँ पे कोई भी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा गवर्नमेंट में। दूसरा है कि जो मेंबर होते हैं, अगर उनको सीज कर दिया गया है टू होल्ड ऑफिस, वो एलिजिबल है अपॉइंटमेंट एज अ चेयरमैन ऑफ यूपीएससी या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको हम एसपीएससी कहेंगे। यहाँ के उनको चेयरमैन बनाया जा सकता है मेंबर को। तो मेंबर जो है, जब उन्हें रोक दिया गया है काम करने से एज अ मेंबर, तो वो आगे चेयरमैन करके अपॉइंटमेंट उनका की जा सकती है, या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के भी वो चेयरमैन बन सकते हैं। बट इसके अलावा उन्हें बाकी कोई भी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, कोई भी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट। ये चीजें आपको याद रखनी है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो अगला पॉइंट लिखा है उसका मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ। जो चेयरमैन या फिर मेंबर है यूपीएससी के, जिन्होंने अपना पूरा टर्म कंप्लीट कर लिया है, यानी फर्स्ट टर्म जो है पूरी तरह कंप्लीट कर लिया है, वो एलिजिबल नहीं है फॉर रीअपॉइंटमेंट टू दैट ऑफिस, है ना। तो जिस चीज से रिलेटेड वो था, जो उसकी पोस्ट थी, वही पोस्ट पे रीअपॉइंट नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल चेयरमैन था तो वो वापस से चेयरमैन नहीं बन सकता, मेंबर था तो वापस से मेंबर नहीं बन सकता, मेंबर था तो वापस से मेंबर नहीं बन पाएगा, बट वो चेयरमैन बन सकता है। ओके, तो ये सब चीजें, बट चेयरमैन चेयरमैन नहीं बन सकता, तो इस तरह से, और मेंबर तो बन ही नहीं सकते। सो इस तरह से सेकेंड टर्म के लिए वो रीअपॉइंट नहीं किए जा सकते, ये यहाँ पे थर्ड पॉइंट कहता है। तो इस तरह से ये सब चीजें कहीं ना कहीं हेल्प कर रही है कि इंडिपेंडेंस बना रहे, है ना। क्योंकि एक ही चेयरमैन अगर हर बार चेयरमैन बन रहा है, तो वो अपना डोमिनेंस दिखाना शुरू कर देगा, उसका एक तरह से एक कमांड बन जाएगी वहां पे ही, और वो बाकी लोगों को डोमिनेट करता रहेगा। तो इसीलिए वापस से रीअपॉइंटमेंट नहीं होता है। तो ये सब चीजों के चलते यूपीएससी जो है ये इंडिपेंडेंटली काम कर सकती है, या फिर हो सकता है चेयरमैन जो है उसका कुछ तरह से हम कह सकते हैं कि सेटिंग है किसी गवर्नमेंट के साथ या मिनिस्टर के साथ, तो उनको वापस रीअपॉइंट किया जा रहा है, और वही पूरा एक तरह से गवर्नमेंट या फिर जो भी मिनिस्टर है वो अपना पूरा यहाँ पे डोमिनेंस दिखा रहा है थ्रू दिस चेयरमैन। तो ऐसा सब चीजें ना हो, इसलिए इनको रीअपॉइंट नहीं किया जाएगा, ये चीजें याद रखिएगा। अब हमें देखना है इनके फंक्शंस क्या है, यानी इनके कामकाज क्या है, ये क्या काम करते हैं देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यूपीएससी जो है ये फॉलोइंग जितनी भी चीजें अभी आप पढ़ने वाले हो आगे, वो सब चीजें यूपीएससी करती है। जैसे कि आपको पता है ये कमीशन क्या करती है, तो कंडक्ट्स एग्जामिनेशंस लेती है। क्यों? तो ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए, है ना। तो ऑल इंडिया सर्विस जो है उसके लिए लेती है, या फिर सेंट्रल सर्विस के लिए, ओके, या फिर पब्लिक सर्विसेज ऑफ सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरीज के लिए, है ना। तो यूनियन टेरिटरीज या जितनी भी टेरिटरीज है जो सेंटर जो है वो खुद एडमिनिस्टर कर रहा है, उन सब के लिए एग्जाम कंडक्ट करने का काम करती है यूपीएससी। यूपीएससी जो है वो जो स्टेट्स है उनको असिस्ट करती है। स्टेट्स को क्या असिस्ट करती है? अगर स्टेट्स चाहे, अगर दो या दो से ज्यादा स्टेट्स अगर रिक्वेस्ट कर रहे हैं यूपीएससी को कि हमें आप हेल्प कीजिए कि हमें फ्रेम करना है, हमारा स्कीम कैसा होगा जॉइंट रिक्रूटमेंट का, है ना। तो एक ऐसी स्कीम है कि यहाँ पे जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी हो सकती है, दो या दो से ज्यादा स्टेट्स मिलके भी एक साथ अपने दोनों स्टेट्स के जो ऑफिसर्स हैं उनको रिक्रूट कर सकते हैं। तो ऐसे वक्त वो रिक्वेस्ट करते हैं यूपीएससी को कि देखिए मैं बनाऊं या ये बनाएगा, हम दोनों में से कौन सा स्टेट बनाएगा, तो आप ही बना दीजिए यूपीएससी। तो यूपीएससी को अगर कहा जाता है कि आप ही फ्रेम कर दीजिए हमारी किस तरह की स्कीम होगी, ये सब चीजें, या फिर स्पेशल क्वालिफिकेशन की क्या जरूरत होगी ऐसे कैंडिडेट्स को, तो ये आप ही बता दीजिए। तो यहाँ पे यूपीएससी ये चीज भी कर सकती है। उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं, अगला जो पॉइंट है, इट सर्व्स
all or any of the need of the state on the request of state governor with the approval of president of India, है ना। तो जितनी भी चीजें हैं जो स्टेट को जितनी भी जरूरतें पड़ रही है किसी भी चीज से रिलेटेड, इन सब चीजों से रिलेटेड स्टेट को अगर जरूरत पड़ रही है तो ये स्टेट की डायरेक्टली भी हेल्प कर सकते हैं। एक स्टेट की, जैसे यहाँ पे दो या दो से ज्यादा स्टेट के ज्वाइंट रिक्रूटमेंट के लिए हेल्प करती थी, वैसे एक स्टेट की भी हेल्प कर सकती है अगर रिक्वेस्ट की जाए यूपीएससी को। किसके द्वारा? तो स्टेट के गवर्नर के द्वारा। और अगर उस रिक्वेस्ट को अप्रूवल मिल गया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का कि ठीक है भाई साहब यूपीएससी आप ये कर लो, ये स्टेट को आप कुछ ना कुछ हेल्प कर दो, तो यहाँ पे हो सकता है कि वो सर्व कर दे स्टेट के एग्जाम्स या ये सब चीजों के लिए जो इसके फंक्शन है, स्टेट के लिए भी काम कर सकती है। तो ये सब अगर रिक्वेस्ट रही और एक अप्रूवल रहा तो आपको ये भी पता चल चुका है ये थर्ड फंक्शन। उसके अलावा मैं आपको और भी कुछ मैटर बताना चाहता हूँ जिसके लिए यूपीएससी को कंसल्ट किया जाता है। तो सबसे पहले जैसे कि आपको ये बता दूं कि मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, यानी रिक्रूटमेंट की मेथड किस तरह से होनी चाहिए, रिक्रूटमेंट किस तरह से होना चाहिए, इसके लिए भी यूपीएससी को पूछा जा सकता है। प्रमोशन और ट्रांसफर अगर करना है एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट के लिए तो भी यूपीएससी जो है उसको यहाँ पे कंसल्ट किया जाता है। उसके साथ साथ जो कैंडिडेट है वो सुटेबल है कि नहीं और वो किस पोस्ट के लिए सुटेबल है, किस फॉर एग्जाम्पल आपको तो पता ही है अलग अलग पोस्ट होती है, तो ये भी कंसल्ट किया जाता है यूपीएससी से ही, उसी कमीशन से। उसके साथ साथ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन मैटर है, अगर कोई डिसिप्लिन से रिलेटेड मैटर है, फॉर एग्जाम्पल है सेंसर, सेंसर दैट इज सीवियर डिसअप्रूवल, यानी किसी भी कामकाज को लेके यहाँ पे सीवियर डिसअप्रूवल है अगर उस जो भी कैंडिडेट है उससे उसका, तो यहाँ पे यूपीएससी को कंसल्ट किया जाएगा कि क्या करना चाहिए। उसके साथ साथ इंक्रीमेंट जो है ये उसका रोक देना है तो भी यहाँ पे पूछा जा सकता है, प्रमोशन रोकना है, विथहोल्ड करना है तो भी पूछा जा सकता है। उसके साथ साथ उसके कारण कुछ लॉस हुआ है तो वो रिकवर किस तरह से किया जाए, ये भी कितना किया जाए ये भी यूपीएससी पूछेगी। और अगर रिडक्शन टू लोअर सर्विस और रैंक, जिसमें डिमोशन, अगर किसी कैंडिडेट का यहाँ डिमोशन करना है तो वो भी यूपीएससी ही बताएगी, या फिर कंपलसरीली किसी चीज के लिए उसको रिटायर कर देना है तो ये भी बताएगी कौन? यूपीएससी। या फिर सर्विस से डायरेक्ट रिमूव कर देना है या डिसमिस कर देना है सर्विस से, ये पूरे चीजों पे कंसल्ट किया जाएगा यूपीएससी को। ये सब चीजें करने के पहले गवर्नमेंट कंसल्ट करेगी किसे? यूपीएससी को। उसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि एनी क्लेम फॉर रीइंबर्समेंट ऑफ ए लीगल एक्सपेंसेस, यानी कुछ पैसे लग रहे हैं, लीगल एक्सपेंसेस लग रहे हैं, जो सिविल सर्वेंट था वो खुद को डिफेंड करना चाहता है ना, उसके अगेंस्ट कोई लीगल प्रोसीडिंग चल रही है, जो भी उसने अपने ऑफिस को लेके काम किया उसके अगेंस्ट उसके ऊपर कोई केस फाइल कर दिया किसी ने, उसके जितना भी खर्चा आएगा वो भी उठाना है कि नहीं, ये यूपीएससी को कंसल्ट किया जाएगा। या फिर एनी क्लेम फॉर द अवार्ड ऑफ पेंशन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंजुरीज सस्टेन्ड बाय पर्सन, है ना, तो यहाँ पे उसको कुछ पैसे देना है, कुछ पेंशन देना है, किस चीज के लिए? तो इंजरी जो उसको हुई थी, कब? जब वो काम कर रहा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर, तब उसको कुछ इंजरी हुई थी तो कितनी अमाउंट देना चाहिए उसको, ये सब चीजें भी डिसाइड करेगा यूपीएससी। यूपीएससी को पूछ के गवर्नमेंट डिसाइड करेगा, कंसल्ट करेगा यूपीएससी को। उसके बाद आपको ये भी बता दूं कि मैटर ऑफ टेम्पररी अपॉइंटमेंट, कभी कभी टेम्पररी अपॉइंटमेंट करते हैं गवर्नमेंट किसी का भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी का टेम्पररी अपॉइंटमेंट कर दिया एज एन आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसमें 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए किया जा रहा है ये टेम्पररी अपॉइंटमेंट, तो ये किस तरह से किया जाएगा और किस तरह से होना चाहिए, पूरे इस चीज के लिए कंसल्ट किया जाएगा किसको? यूपीएससी को। तो ये सब चीजें हो गई। और आपको ये भी बता दूं कि मैटर्स रिलेटेड टू ग्रांट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ सर्विस, यानी जो सर्विस है, जितना भी उसका टाइम था रिटायरमेंट का वो एज आ चुका है बट उसको एक्सटेंड करना है, और तो वो ये चीजों के लिए भी करना है कि नहीं, ये भी कंसल्ट किया जाएगा यूपीएससी को। या फिर कुछ रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स है उनको एम्प्लॉयमेंट देना है, अभी किसी केस में उनको लाना है या कुछ टाइम के लिए एम्प्लॉयमेंट देना है, तो वो चीज के लिए भी देना है या नहीं, ये यूपीएससी को ही पूछ के काम किया जाएगा। तो ये सब चीजों में यूपीएससी को कंसल्ट किया जाता है। बट अभी जो मैं स्टेटमेंट आपको बताने वाला हूँ वो अच्छे से सुन लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीजों में यूपीएससी को कंसल्ट करना चाहिए ऐसा कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, बट अगर यूपीएससी को कंसल्ट नहीं करती है गवर्नमेंट, तो जो कैंडिडेट है वो इस चीज से रिलेटेड कोर्ट में नहीं जा सकता था, ना नहीं जा सकता कि यूपीएससी को कंसल्ट नहीं किए गए इन सब मैटर्स पे, ये जो मैंने आपको मैटर्स बताए इन सब पे, तो यहाँ पे कोई रेमेडी नहीं है। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट आपकी बुक में लिखा होगा और वो स्टेटमेंट कि सिविल सर्वेंट हैज नो रेमेडी इन कोर्ट, तो यही है कि अगर ये यूपीएससी को कंसल्ट नहीं करती है गवर्नमेंट तो वो कोर्ट में नहीं जा सकता, ये चीज को लेके कि यूपीएससी को कंसल्ट नहीं किया गया था। अब हमने देख लिए फंक्शंस देखे यूपीएससी के, क्या क्या कामकाज था यूपीएससी का, तो हमको अभी पता चल चुका है यूपीएससी क्या क्या काम करती है। अब देखते हैं लिमिटेशंस क्या है, यानी क्या क्या चीजों से यूपीएससी को दूर रखा गया है। तो फॉलोइंग मैटर्स आर केप्ट आउटसाइड द फंक्शनल जुरिस्डिक्शन ऑफ यूपीएससी, तो यूपीएससी के जितने भी फंक्शन है उससे दूर रखा गया है। इन चीजों को देखते हैं ऐसे कौन से चीजें।
तो इसी का मतलब भी एक बार बता देता हूँ कि इन अदर वर्ड्स यूपीएससी वाज इज नॉट कंसल्टेड ऑन द फॉलोइंग मैटर्स, है ना? तो यूपीएससी को इन मैटर्स के लिए पूछा नहीं जाएगा। सबसे पहला आपको जो मैटर दिख रहा है वो है कि व्हाइल मेकिंग रिजर्वेशंस ऑफ अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन, यानी जब भी रिजर्वेशन की बात आती है कि रिजर्वेशंस के लिए कितना रिजर्वेशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उसके साथ साथ अपॉइंटमेंट रिजर्वेशन के थ्रू कैसा होना चाहिए, कौन से पोस्ट में रिजर्वेशन होना चाहिए, ये सब चीज़ों में यूपीएससी को कंसल्ट नहीं किया जाएगा। उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं कि ये डायरेक्टली गवर्नमेंट जो है वो डिसीजन लेती है। उसके लिए आपको पता है अगर कुछ ऐसा गड़बड़ भी होती है तो नेशनल कमीशन फॉर एससीज एसटीज ओबीसीज ये सभी बैकवर्ड क्लासेस ये सभी अवेलेबल है, तो ऐसा कोई डरने की जरूरत नहीं है। बट इस चीज़ के लिए यूपीएससी को तो नहीं पूछा जाता है। उसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि व्हाइल टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द क्लेम्स ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन मेकिंग अपॉइंटमेंट ऑफ सर्विस टू द पोस्ट एंड सर्विसेज एंड ओके, सो जो भी क्लेम्स है शेड्यूल कास्ट के या फिर शेड्यूल ट्राइब्स के, आपको पता है कि रिजर्वेशंस होते हैं, तो ये सब जो क्लेम्स रहेंगे इनके आप अपने सीट के लिए, तो इनका जब अपॉइंटमेंट किया जाएगा उस सर्विस के लिए या उस पोस्ट के लिए, तो यहाँ पे बिल्कुल यूपीएससी को कंसल्ट नहीं किया जाएगा। ये गवर्नमेंट का डिसीजन खुद का होता है। उसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि विथ रिगार्ड टू द सिलेक्शन ऑफ चेयरमैनशिप एंड मेंबरशिप, है ना, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि चेयरमैन या फिर मेंबर बनाना है किसी को, किसी कमीशन का या ट्रिब्यूनल का। गवर्नमेंट ने कोई कमीशन बनाया है, उसमें से किसी भी ऑफिसर को वहाँ पे चेयरमैन या मेंबर बनाना चाहती है गवर्नमेंट, या फिर द पोस्ट ऑफ हाईएस्ट डिप्लोमेटिक नेचर वाली जो पोस्ट है ना, तो यहाँ पे जैसे कि आपको पता है देश के राजदूत है, जो भी हमारे होते हैं डिप्लोमेटिक पर्सन्स, तो वो सब चीज़ों के लिए यूपीएससी को नहीं पूछा जाता है। चेयरमैन किसी को बनाना है किसी कमीशन का, आपको पता है जब भी कोई कमीशन बनती है तो वो किसी के नाम से होती है, वो इंसान चेयरमैन होता है, तो वो ज़्यादातर आईएएस ऑफिसर भी होते हैं, या फिर मेंबर जो है वो आईएएस ऑफिसर या जो भी ऑफिसर्स है, आईआरएस हो आईपीएस हो जो भी है वो सब होते हैं। तो ये लोग जो है ये चेयर वो उनका रिक्रूटमेंट के वक्त तो हमने पूछा था यूपीएससी को, बट गवर्नमेंट को यहाँ पूछने की जरूरत नहीं है जब वो किसी कमीशन का किसी को मेंबर या चेयरमैन बनाती है या ट्रिब्यूनल का। उसके साथ साथ जो ग्रुप सी और ग्रुप डी की जो सर्विसेज है उसके लिए भी यूपीएससी को कंसल्ट नहीं किया जाता। यूपीएससी के पास इतना टाइम नहीं है कि छोटी मोटी पोस्ट के भी रिक्रूटमेंट यूपीएससी करे, सो यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि विथ रिगार्ड टू द सिलेक्शन ऑफ टेम्पररी किसी पोस्ट के लिए करना है तो यहाँ पे पूछा नहीं जाएगा। जो 1 साल से कम वाली है, 1 साल से ज्यादा अगर रही तो फिर यूपीएससी को पूछना है, तो आपने ऊपर देखा ही है। सो टेम्पररी छोटी मोटी पोस्ट के लिए यहाँ पूछा नहीं, सिलेक्शन के लिए पूछा नहीं जाता। ओके, सो आपको यूपीएससी के लिमिटेशन भी पता चल जाए गए हैं कि किस किस चीज़ों में यूपीएससी को कंसल्ट नहीं किया जाता। सो मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि यूपीएससी का जो रोल है वो लिमिटेड है, तो है हमने देखा है, बट वो सिर्फ लिमिटेड ही नहीं है। तो जो इन्होंने रिकमेंडेशन दिए यूपीएससी ने, जिस भी चीज़ के लिए रिकमेंडेशन दिया, आपने पता है कौन कौन सी चीज़ पे यूपीएससी रिकमेंड करती है, इवन कैंडिडेट के नाम भी यूपीएससी रिकमेंड करते हैं। तो सभी चीज़ों के जो भी यूपीएससी रिकमेंडेशन दे रही है वो एडवाइजरी है नेचर में। ओके, सो ये बाइंडिंग नहीं है कि इनके जो रिकमेंडेशन है वो गवर्नमेंट माने ही, तो ये नॉट बाइंडिंग है। सो नॉन बाइंडिंग होने के साथ साथ गवर्नमेंट को मानना ये जरूरी नहीं है, तो ये यूनियन गवर्नमेंट पे है कि उनको एक्सेप्ट करना है उनके रिकमेंडेशन यूपीएससी ने जो दिए या फिर रिजेक्ट करना है। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि किस तरह से, बट ये सब अगर गवर्नमेंट रिजेक्ट कर दे या एक्सेप्ट कर दे तो क्या सेफगार्ड है, तो सेफगार्ड यही है कि जो आंसरेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट है ना, तो गवर्नमेंट जो है वो पार्लियामेंट में जाके आंसर करेगी कि क्यों उन्होंने रिकमेंडेशन जो थे कमीशन के वो नहीं सुने। तो हमें ये ठीक लगता है कि नहीं, ये हमें बाद में पता चल जाएगा कि गवर्नमेंट ने ठीक किया है नहीं। इसी चीज के चलते गवर्नमेंट नॉर्मली इनके जो रिकमेंडेशन है वो ठुकराती तो नहीं है, क्योंकि आंसर करना पड़ता है पार्लियामेंट में, और आखिरकार गवर्नमेंट्स को पता है आपको कि इन लोगों को इलेक्शन में तो आगे चुन के आना ही है, तो ऐसा कोई गलत स्टेप उठाने से पहले उनको सोचना पड़ेगा, क्योंकि उनको आंसर देना है पार्लियामेंट में। तो ये एक अच्छा सेफगार्ड मिला है हम लोगों को कि जिस हम ये सब चीजों से बच सकते हैं। आगे अगर देखें तो जो गवर्नमेंट है वो कुछ रूल्स भी बना सकती है जिससे ये जो एडवाइजरी फंक्शन है यूपीएससी का वो रहे, बना रहे या ना रहे, क्या करना चाहिए क्या होना चाहिए, इस पे गवर्नमेंट के पास ये भी पावर है कि वो रूल्स एंड रेगुलेशन भी बना सकती है। सो ये सब चीज़ें आपको अभी पता चल चुकी है, क्या लिमिटेशन है क्या क्या चीज़ें है। तो यहाँ पे हमने अभी कौन कौन से टॉपिक कवर कर लिए ये आपको बता देता हूँ मैं सबसे पहले। सो यहाँ पे हम अभी कंपोजिशन कवर कर चुके हैं, रिमूवल कवर कर चुके हैं, इंडिपेंडेंस कवर कर चुके हैं, फंक्शंस कवर कर चुके हैं, लिमिटेशन कवर कर चुके हैं। अब हमें देखना है आर्टिकल्स रिलेटेड टू यूपीएससी। तो आइए देख लेते हैं, एक बार आर्टिकल्स की भी स्टडी कर लेते हैं ताकि आपको कभी एग्जाम में आता है तो आपको याद रहे। सो आर्टिकल्स तो अभी आप डिटेल में देख ही चुके हैं, सिर्फ अब हमको देखना है कौन से आर्टिकल नंबर पे क्या चीज दी हुई है। तो सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 315। आर्टिकल 315 जो है वो ये बताता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन होगा, है ना, तो यूनियन और स्टेट दोनों के लिए, अच्छे से याद रखेगा। 315 316 बताता है अपॉइंटमेंट
एंड टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द मेंबर, जो हम कवर कर चुके हैं। 317 बताता है रिमूवल एंड सस्पेंशन जो है मेंबर्स का होता है, वो 317 में दिया है, 317 में दिया हुआ है। सभी चीजें याद रखना जरूरी नहीं है, आपको 315 भी याद रहा जो रिलेटेड टू यूपीएससी, और मैं आगे बताते जाऊंगा क्या क्या आपको याद रखना है। तो एक बार सब चीजें कान के ऊपर से चले जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कभी एग्जाम में आ गए आंख के सामने से और कान में से अगर निकल जाए आपके तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर कभी एग्जाम में आया तो आपको ये चीजें एटलीस्ट आप गेस तो भी कर सको। नहीं आप पढ़ के भी गए हो अच्छे से तो कहीं मैंने देखा था या कहीं सुना था, इतना तो आपको नॉलेज रहे। उसके बाद 318 जो है 318 किस चीज से रिलेटेड है? तो पावर टू मेक रेगुलेशन है ना, तो जितने भी रेगुलेशन है और ये सब चीजें बनाना किस तरह से क्या बनाए जाते हैं, तो ये सब चीजें मैं आपको बता चुका हूँ कि कंडीशन हो गई या जो भी चीजें हैं, ये सब पावर्स तो ये किसके पास है आपको ये भी पता है, ये सब हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। 319 जो है ये प्रोहिबिट करता है होल्डिंग एनी ऑफिस बाय मेंबर्स और ऑफ कमीशन ऑन सीजिंग ऑफ सच टू बी मेंबर्स, है ना, तो मेंबर्स जब नहीं रहेंगे तब उनको प्रोहिबिट किया जाता है ऑफिस होल्ड करने से। कौन कौन से ऑफिस आपको ये भी पता है। 320 में आपको पता है फंक्शंस जो होते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के, हमने जो स्टडी किए वो दिए हुए। 321 में दिए हुए है कि पावर टू एक्सटेंड फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। ओके सो कुछ फंक्शंस जो है वो बढ़ाने का पावर किसके पास है आपको ये भी पता है। 321 में ये पावर दिया हुआ है। 322 जो है इसमें ये दिया है गया है कि जो भी खर्चा आ रहा है पब्लिक सर्विस कमीशन का वो कहाँ से आएगा, तो आपको पता है वो कहाँ से होता है खर्चा। 323 में दिया है कि जो रिपोर्ट्स होते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के वो, तो यहाँ पे देखिए रिपोर्ट्स ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन जो होते हैं ये मैं आपको एक बार इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। 323 में ये एक थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ है ऐसा मुझे लग रहा है, तो मैं रिपोर्ट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन का एकदम शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, अच्छे से सुन लीजिएगा। देखिए जो यूपीएससी होती है वो एनुअली प्रेसिडेंट को एक रिपोर्ट प्रेजेंट करती है। प्रेसिडेंट को याद रखेगा, रिपोर्ट में क्या होता है कि उन्होंने साल भर क्या काम किए, परफॉर्मेंस क्या था उनका, उन्होंने क्या क्या काम किए, क्या क्या चीजें उन्होंने अचीव की है, तो ये सब चीजों के उनको एक एनुअल रिपोर्ट बनानी पड़ती है हर साल में एक बार, और वो प्रेसिडेंट को देनी पड़ती है। प्रेसिडेंट इस रिपोर्ट का क्या करते हैं, तो प्रेसिडेंट दोनों हाउसेस के सामने रखते हैं, बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट जो है राज्यसभा और लोकसभा उनके सामने रखते हैं, और एक मेमोरेंडम भी उसको अटैच करते हैं कि देखिए जो जो हमें कहा था, जो कमीशन ने हमें कहा था वो चीज़ें जो मैंने एक्सेप्ट नहीं की है और वो क्यों एक्सेप्ट नहीं की है उसके रीज़न भी लिखे जाते हैं, और नॉन एक्सेप्टेंस के, तो ये सब चीज़ें उसमें लिखी उस रिपोर्ट में जो जो चीज़ों को नॉन एक्सेप्टेंस दिखाया है प्रेसिडेंट ने अपना, वो क्यों दिखाया है इसके रीज़न दिखाए जाए बताए जाएंगे, क्योंकि देखिए एडवाइजरी है, सुनना ज़रूरी नहीं है, तो अगर नहीं सुना है तो आपको बताना पड़ेगा क्यों नहीं सुना है। अगर ये जितनी भी चीज़ें, ये नॉन एक्सेप्टेंस वाली जितनी चीज़ें थी, अगर ये अप्रूव कर दी जाती है बाय अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ यूनियन कैबिनेट, तो कैबिनेट की एक अपॉइंटमेंट कमिटी होती है ना। फॉर एग्जाम्पल देखिए अगर यहाँ पे 1000 कैंडिडेट्स की लिस्ट आई है फ्रॉम यूपीएससी की, ये लोगों का रिक्रूटमेंट कीजिए ये पोस्ट के लिए, और प्रेसिडेंट ने नहीं किया है, प्रेसिडेंट ने कुछ लोगों का ठुकरा दिया है, तो क्यों ठुकराया है, क्यों नॉन एक्सेप्टेंस दिखाया आपने, ये रीजन लिखना पड़ेगा। बाद में अपॉइंटमेंट्स कमिटी जो होती है कैबिनेट कमिटी यूनियन कैबिनेट की, वो अपॉइंटमेंट्स कमिटी के पास वो जाता है, वो उसके स्क्रूटिनाइज करते हैं, उसे स्टडी करते हैं, अगर उनको पता चलता है कि ये जो उन्होंने रीजन दिए प्रेसिडेंट ने वो ठीक थे, तो उसको अप्रूव कर दिया जाता है कि ठीक है भाई साहब इन्होंने जो रीजन दिए वो ठीक है और इनका रिक्रूटमेंट नहीं होना चाहिए, तो नहीं भी हो सकता है। ये सब चीजें यहाँ पे चलती है। रिकमेंडेशन जो है उसको इस तरह से एक रिपोर्ट बना के यहाँ पे दिए जाते हैं। और आपको ये बता दूं कि इंडिविजुअल मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, यहाँ पे किसी भी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट का कोई भी पावर नहीं है कि जो यूपीएससी ने एडवाइस किया है उसको ठुकराने का, रिजेक्ट करने का। तो ये आपको पता है ये रिजेक्ट करने का पावर किस तरह से चलता है और कौन नॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो है प्रेसिडेंट, और क्यों नहीं किया गया है ये सब आपको लिखना, ये सब अपॉइंटमेंट्स कमिटी उसको उसका जांच पड़ताल करती है, उसके बाद सब कुछ पता चलता है। इस तरह से ये कामकाज चलते हैं। तो ये रिपोर्ट वाला काम जो है जो मैंने आपको बताया अभी आखिरी आर्टिकल में, वो इस तरह से चलता है पूरी तरह अगर देखा गया तो। उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपको एक बार रेगुलेशंस के बारे में बता दूं। जो रेगुलेशंस होता है या कंडीशंस जो होती है वो पूरे कौन बनाते हैं, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को इस वक्त पूछना जरूरी नहीं है, यूपीएससी को कंसल्ट करना जरूरी नहीं है जो भी उनके लिए रूल्स और रेगुलेशंस बनाए जा रहे हैं उस चीज में, बट प्रेसिडेंट को ये चीजें जब वो रूल्स और रेगुलेशन बनी हुई है वो हाउसेस के सामने रखनी पड़ती है। ओके हर हाउस के सामने रखनी पड़ती है, दोनों हाउस के सामने, लोकसभा और राज्यसभा के सामने, एटलीस्ट 14-14 दिन के लिए। और वो 14 दिन में अगर पार्लियामेंट चाहे तो वो जो रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए उनको रिपील भी कर सकता है, उन्हें चेंज भी कर सकता है, अमेंड कर सकता है, या रिपील यानी पूरी तरह खत्म भी कर सकता है। इस तरह से ये 318 वाला जो काम है ये चलता है। तो यहाँ पे मैंने आपको पूरे आर्टिकल्स भी कवर करा के दिए, अभी यहाँ पे सब चीजें आपकी कवर हो चुकी है।
जो कि यूपीएससी से रिलेटेड थी। यहाँ पे आर्टिकल्स भी कवर हो चुके हैं। और मैं आपको ये बता दूँ कि मेरा मेक एमसीक्यू चैलेंज जो है वो आपको पता है क्या है? तो जो-जो लोग अपने-अपने एमसीक्यूज़ इस टॉपिक से रिलेटेड पोस्ट करेंगे अभी कमेंट में, उन एमसीक्यूज़ के लिए मैं अलग से वीडियोज़ बनाने वाला हूँ। 3 टॉपिक का एक साथ बनाने वाला हूँ। तो इलेक्शन कमीशन हो गया, उसके साथ-साथ ट्राइबल एंड शेड्यूल एरियाज़ का हो गया और ये अगला जो है ये यूपीएससी। इन तीनों के एमसीक्यू का वीडियो बनने वाला है और आप लोगों के जो एमसीक्यूज़ आपने पोस्ट किए, वो उस वीडियो में मैं पब्लिश करने वाला हूँ आपके नाम के साथ। सो ये काम अपना जो चैलेंज है वो पूरा कीजिएगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे मिलता रहूँगा। अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो उन्हें लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। मेरे पेजेज़ जो है फेसबुक पे उसे फॉलो करें, श्रेयस बड़े और श्रेयस बड़े इंटरप्रिटेशन को। अगर आप मेरे बारे में और जानकारी चाहते हैं तो श्रेयस बड़े द पीस लॉयर पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। shreyasbade@gmail.com पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। सो इसी तरह हम मिलते रहेंगे, तब तक अपना ख़्याल रखें और बहुत अच्छे से एक्सरसाइज़ करें, अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से रिविज़न करें और स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क करना ना भूलें। इसी उम्मीद के साथ मैं श्रेयस बड़ी आपसे अगले लेक्चर में मिलूँगा, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।